कष्ट भी दो तरीके के होते हैं साथियों। एक आपको तकलीफ देता है, दूसरा आपको बदल देता है। अब आप जो भी कष्ट आपके समक्ष आया है उसको तकलीफ के रूप में लेते हैं या अपने आप को बदलने के रूप में उसे स्वीकार करते हैं, यह आपकी सोच और आप पर निर्भर है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र की कक्षा के अंदर हमने अलंकार कर लिए और छंद कर लिए। उसके बाद में आज हम बात करेंगे रस की। काव्य रस को देखेंगे। और साथियों, कक्षा प्रारंभ करने से पहले आपको ये बात मैं दावे के साथ, विश्वास के साथ, यकीन के साथ आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक जो यहाँ पर अध्यापन आपको करवाया जा रहा है उस पर आप पूर्ण निष्ठा के साथ में जुड़े रहेंगे, ईमानदारी से विश्वास करके चलेंगे, तो आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो यहीं कक्षा के अंदर ही जो है याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए टेलीग्राम चैनल है अपना, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कवि आदि गणेश हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है। अगर सर्च करते हो तो जिस पर 3800 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पाठों से संबंधित काव्य शास्त्र, साहित्य, इतिहास से संबंधित सवाल वगैरह डालता रहता हूँ मैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप पहली बार देख रहे हैं आप चैनल पर ये, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। देखिए, आपका टाइम ज़्यादा जाया नहीं हो इसलिए पीडीएफ फॉर्मेट में ही लेकर आया हूँ मैं काव्य रस को। और ये जो पुस्तक, जिस पुस्तक से मैं आपको काव्य रस पढ़ाने वाला हूँ, ये एमए के अंदर अदर स्टेट में चलती और बहुत माफ़ करें, बहुत बेहतरीन ढंग से इसके अंदर काव्य शास्त्र को दिया गया है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से आपकी खोपड़ी में रस को है जो बिठा दूं। और जिस प्रकार मैं मतलब इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर मैं आपको पहले ही बता दूं कि वही कंटेंट दिया गया है जो परीक्षा में बार बार है जो पूछा जाता रहा है। बशर्ते अब आपको यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, कुछ भी है जो नहीं छूटेगा रस का। और नोट्स किस प्रकार से बनाते चलना, जैसे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, उस तरीके से आप नोट्स बनाना चाहो तो बनाकर चल सकते हो। तो ये बात हो गई अपने प्रारंभ की। अब प्रारंभ करते हैं रस को। सबसे पहले लिखिए आप रस का स्वरूप। रस का स्वरूप देखिए, आचार्य जो भरत मुनि है, आचार्य भरत रस सिद्धांत के आदि और सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। पहला सवाल यहीं से बन जाता है। तो आप रस का स्वरूप, ऊपर काव्य रस डाल के रस का स्वरूप लिख के एरो करते नोट्स बनाते चलिए कि आचार्य जो भरत हैं वो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक या सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। रस सिद्धांत के अनुसार रस ही काव्य का एकमात्र मुख्य तत्व है। तो पूछ लिया जाए कि किस रस सिद्धांत के अनुसार रस सिद्धांत के अनुसार काव्य का एकमात्र मुख्य तत्व कौन सा है, तो वो है रस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। भरत ने, यानी कि आचार्य भरत मुनि ने रस को नाट्य रस की संज्ञा दी है। एरो करके लिखते जाइए, भरत ने रस को किसकी संज्ञा दी है, नाट्य रस की है जो संज्ञा दी है। इस रूप में आपको नोट्स है जो बनाते चलना है। और इस पुस्तक के अंदर बहुत शानदार तरीके से जो मामला दिया गया और उसी बेहतरीन अंदाज के साथ, ढंग के साथ में आपको एक एक चीज़ें हैं जो याद करवा दूंगा। तो रस सिद्धांत के अनुसार रस ही काव्य का एकमात्र मुख्य तत्व है। भरत ने रस को नाट्य रस की संज्ञा दी है। दूसरा सवाल यह बन गया, लेकिन रस संपूर्ण साहित्य का प्राण है। देखिए साहब, नाट्य रस की संज्ञा दी है भरत ने रस को, लेकिन रस की बात करें तो यह संपूर्ण साहित्य का क्या है, प्राण है। रस रहित काव्य नहीं होता है। रस रहित जो काव्य होता है, जिस काव्य के अंदर रस का प्रवेश नहीं है, वो काव्य है जो काव्य माना ही नहीं जाता है, काव्य स्वीकार्य नहीं किया जाता है। मतलब जिस चीज़ में आनंद ही नहीं आए, रस ही नहीं आए, तो वो काव्य हो सकता है क्या, आप बताओ मुझे। आचार्य भरत के अनुसार तो रस के बिना किसी काव्य के अर्थ की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार किसी काव्य में अर्थ की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। देखिए, ये पंक्तियां स्पष्ट करती है इस बात को कि नहीं रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवर्ते। यहाँ पर क्या कहते हैं भरत मुनि कि रस की प्रतिष्ठा केवल रसवादियों में ही नहीं है, अलंकारवादियों, वक्रोक्तिवादियों तथा रीतिवादियों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसके जो श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। तो यहाँ पर आचार्य भरत क्या कहते हैं, भरत कहते हैं कि रस के बिना किसी काव्य के अर्थ की प्रवृत्ति भी है जो नहीं होती है। ये पंक्ति दे दे और पूछ लिया जाए किसकी है, तो भरत साहब कहते हैं, ये भरत
मुनि साहब कहते हैं। ठीक है, और मैं जगह जगह चीज़ों को ब्रैकेट में करके इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। अब देखिए, बहुत अच्छे ढंग से हम कंप्लीट चीज़ें देखेंगे। आप अगर ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड की तैयारी कर रहे हो, इतने विस्तार से, इतने अच्छे से, बिल्कुल सटीक तरीके से यहाँ पर दिया गया है। उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई भी सवाल आपका रस का गलत नहीं होगा। और कहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं मोटा मोट, वो मैं आपको बताता चलूँगा। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए आगे हेडिंग लगाइए आप, रस शब्द की व्युत्पत्ति तथा अर्थ। रस शब्द की व्युत्पत्ति तथा अर्थ। संस्कृत में रस शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो रसशतसो इति रस है, इस प्रकार है जो दी गई है। अब इसका अर्थ क्या होता है देखिए, अर्थात जिससे आस्वाद मिले वही रस है। रसस्यते असो इति रस है, यानी कि जिससे, जिस चीज से, जिससे आस्वाद मिले वही क्या रस है। और रस भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम शब्दों में से है। सामान्य व्यवहार में इसका 4 अर्थों में प्रयोग होता है। देखिए सवाल ये बन जाए, सामान्य अर्थों में रस का कितने अर्थों में प्रयोग होता है, तो 4 अर्थों में प्रयोग होता है। ये लिखिए, 1 नंबर पर लिख लिए पदार्थों का रस। एक रस तो कौन सा होता है, पदार्थों का रस होता है। दूसरा आयुर्वेद का रस होता है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वो रस होता है। एक साहित्य का रस होता है, जिससे हमें मतलब है, यहाँ पर हम साहित्यिक रस से सरोकार करेंगे, आगे देखेंगे जब, हमें तो साहित्यिक रस से मतलब है। और अगला होता है मोक्ष या भक्ति रस। तो 4 प्रकार के 4 अर्थों में रस का प्रयोग होता है, पदार्थों का रस, आयुर्वेद का रस और साहित्य का रस। ठीक है मामला, आगे देखिए। हमारी दृष्टि से यहाँ साहित्य का रस महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं आपको बताता चल रहा हूँ, हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें मतलब है इस चीज़ से। हमारी दृष्टि से क्या जो साहित्य का रस है वही क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साहित्य जनित रसानंद उपनिषदों के ब्रह्म रूप रसानंद के समकक्ष है जो माना गया है। साहित्य जनित जो रसानंद है ना, इसको उपनिषदों के ब्रह्म रूप रसानंद के समकक्ष है जो माना गया है। वहीं हम बात करें आगे, तो रस रहित कोई भी जो शब्दार्थ है वो साहित्य का विधान नहीं कर सकता। इस प्रकार के सवाल है जो विशेषताओं में पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से रस की विशेषता नहीं है साहब, तो ये फर्स्ट ग्रेड के में इस तरह के सवाल बनेंगे। सेकंड ग्रेड में सीधा सीधा आएगा। रस रहित कोई भी जो शब्दार्थ होता है ना, वो साहित्य का विधान है जो नहीं कर सकता है। इसलिए रस साहित्य का प्राण निश्चित किया गया। तो साहित्य का प्राण पूछ लिया जाए तो क्या होता है, साहित्य का प्राण कहलाता है भाई साहब आपके रस। रस को साहित्य का प्राण है जो माना जाता है। आगे बात यहाँ तक समझ में, यहाँ तक नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप अभी नहीं किया तो शेयर कीजिए और सभी दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर बहुत अच्छे ढंग से काम करवाया जा रहा है और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आगे हम क्या बात करेंगे, भरत मुनि का सूत्र जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सीधा सीधा कई बार पूछा गया है और सीधा सीधा है जो पूछा भी जाएगा। आपको ध्यान में रखना है भरत मुनि का रस सूत्र क्या है। तो भरत मुनि साहब का रस सूत्र है साहब, विभावानुभाव। क्या है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। ये अपने भरत मुनि साहब का रस संप्रदाय का मूलभूत सूत्र है। तो ये दे दिया आपको, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति किसका है साहब, तो ये कहते हैं अपने भरत मुनि साहब। और ये बहुत अच्छा सवाल है, सीधा सीधा सेकंड ग्रेड में इस तरीके का सीधा सीधा सवाल आएगा। अब देखिए इसके जो ये दिया गया संस्कृत के अंदर कथन, इसको हम और इसको गहराई में जाते हैं, डीपली जाते हैं, उस चीज़ को समझ देते हैं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, ये संयोगादृश निष्पत्ति, ये क्या चीज़ है। अर्थात इसका हम व्याख्या करें यहाँ पर, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। क्या कहते हैं भरत मुनि साहब कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से मिलने से क्या होती है साहब, रस की निष्पत्ति होती है। तो आपको हिंदी में भी दे दिया अगर ऐसे कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, कौन कहते हैं साहब, तो भरत मुनि। हिंदी में दे दिया तो भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि संस्कृत वाले का अनुवाद यहाँ पर किया गया। देखने में ये सूत्र जितना छोटा लगता है ना आपको, विचार करने में ये उतना ही क्या सारगर्भित है।
देखने में तो छोटा सा लगता है कि बस इस तरीके से रस की निष्पत्ति हो गई। भरत मुनि साहब ने एक वाक्य बोल दिया, एक सेंटेंस बोल दिया और बस रस की निष्पत्ति हो गई। नहीं साहब, ये सीधा जितना लिखता है उतना ही सारगर्भित है इसके अंदर, और हम जाते हैं। भरत मुनि साहब ने इस सूत्र पर जो भाष्य लिखा है वह बड़ा ही सरल और सुबोध है। किसी कमनीय काव्य के पढ़ने से तथा रमणीय नाट्य के देखने से चित्त में जो अलौकिक आनंद उन्मिलित होता है वही रस है साहब। ठीक है, रस के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, लिखिए, रस के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, या फिर आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की व्याख्या। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की व्याख्या, लिखिए ये हेडिंग, और उसके अंदर लिखिए आप, माफ कीजिए, उसके अंदर लिखिए आप क्या विश्वनाथ साहब क्या कहते हैं। विश्वनाथ साहब कहते हैं कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से व्यक्त होकर सहृदय के हृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव ही रसत्व है जो प्राप्त कर लेते हैं। सत्व के उद्रेक के कारण यह रस अखंड है। आगे रस की विशेषताओं में आएगा। सत्व के उद्रेक के कारण रस के अखंड माना जाता है, अद्वितीय स्वयं प्रकाश स्वरूप माना जाता है, आनंद एवं चिन्मय होता है रस। इस रस के साक्षात्कार के समय दूसरे ज्ञातव्य विषयों का स्पर्श तक नहीं होता और इसलिए यह ब्रह्मानंद सहोदर होता है। इस रस का प्राण एक ऐसा अलौकिक चमत्कार होता है जिसकी उपलब्धि कुछ सहृदय व्यक्तियों को यह जो हो सकती है। इस रस के आस्वादन के समय रस भोक्ता का इससे पृथक व्यक्तित्व है जो नहीं रह पाता। तो आपको यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है, बाकी चीज़ें ये लिखनी है, ये लिखना है कि सत्व के उद्रेक के कारण ये रस, सत्व के उद्रेक के कारण रस अखंड होता है, अद्वितीय स्वयं प्रकाश स्वरूप होता है, आनंदमय और चिन्मय होता है और ये ब्रह्मानंद सहोदर भी है जो माना गया है। ये चीज़ें जो परीक्षा में पूछी जा सकती है साहब। अब देखिए, भट्टनायक ने तो रस को ब्रह्मा स्वाद से भी श्रेष्ठ सिद्ध किया है। भट्टनायक साहब ने इसकी आगे व्याख्या की तो उसमें क्या कहते हैं ये कि रस जो है ब्रह्मा स्वाद से भी क्या श्रेष्ठ सिद्ध किया है। तो स्पष्ट है कि भारतीय आचार्य रस को काव्य का प्राण मानते हैं और वही काव्य को है जो क्या रोचक बनाता है। तो भारतीय जितने भी आचार्य हैं वो रस को काव्य का प्राण मानते हैं और वही काव्य जो, अब किसी भी चीज़ हो चाहे आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बस उसके बिना, रस के बिना कोई चीज़ पूर्ण कैसे हो सकती है। अब देखिए साहब, हालांकि रस जो हम पढ़ रहे हैं इसको यहाँ पर ये रस निष्पत्ति भी हमें देखना जरूरी है। रस निष्पत्ति अलग से आती है चीज, लेकिन रस निष्पत्ति का 2 पैराग्राफ होंगे। तो रस की निष्पत्ति होती कैसे है भरत मुनि साहब ने कह दिया, तो निष्पत्ति को भी थोड़ा हम जान लेते हैं ताकि फर्स्ट ग्रेड वाले और सेकंड ग्रेड वाले साथियों को अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए, रस निष्पत्ति भारतीय काव्य शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम केवल रस पे ही चलते, सीधा डायरेक्ट अंग देख लेते कौन कौन से रस होते, तो थोड़ा सा मामला ठीक नहीं रहता। जब हम रस को पढ़ ही रहे हैं तो फिर थोड़ा सा 2 पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, निष्पत्ति को भी अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जहाँ से भी सवाल है जो सीधा सीधा पूछा जाता है। देखिए, रस निष्पत्ति भारतीय काव्य शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। वास्तव में रस का विवेचन रस की निष्पत्ति से आरंभ होता है। ये चीज़ें नहीं लिखनी, वास्तव में रस का जो विवेचन होता है, हम आगे पढ़ें, काव्य रस को आगे बढ़ाएं तो रस निष्पत्ति से ही तो प्रारंभ होता है। क्योंकि भरत ने मूलतः रस के स्वरूप का नहीं, रस की निष्पत्ति का ही व्याख्यान किया है साहब। तो भरत मुनि साहब ने रस के स्वरूप का नहीं किया है मूलतः, अगर देखें हम तो रस की निष्पत्ति का ही व्याख्यान किया है। जैसे कि मैंने ऊपर देखा क्या, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से क्या रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में शब्द क्या है, संयोग तथा निष्पत्ति शब्दों का अर्थ अस्पष्ट है। इस सूत्र में जो संयोग आया यहाँ पर और आगे जो निष्पत्ति है, इन शब्दों का क्या अर्थ है जो अस्पष्ट है, और इन्हीं को लेकर आगे परवर्ती काल के अंदर परवर्ती आचार्यों ने गहन शास्त्रार्थ किया, आपस में गहन शास्त्रार्थ हुआ। अलग अलग विद्वान इन शब्दों की अलग अलग स्पष्ट है जो व्याख्या करते हैं, जो कि अपने पाठ्यक्रम के लिए बहुत
महत्वपूर्ण, परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछा गया है इनसे, यहाँ से भी। इनमें देखिए प्रवृत्ति जो आचार्य उन्होंने शास्त्रार्थ किया उनमें भट्ट लोलट, नाम सुना होगा फर्स्ट ग्रेड वालों, सेकंड ग्रेड वालों ने भी सुना होगा। शंकुक जरूर सुना होगा। भट्टनायक और अभिनवगुप्त प्रमुख हैं। इन चारों की व्याख्या देखेंगे इन शब्दों के ऊपर, भट्ट लोलट साहब की, शंकुक की, भट्टनायक की और अभिनव गुप्त साहब की। ठीक है, इनके रस निष्पत्ति विषयक सिद्धांत क्रमशः लिखिए। भट्ट लोलट लिखकर सामने लिख लीजिए। उत्पत्तिवाद, देखिए भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त प्रमुख है। और इनके जो रस निष्पत्ति विषयक सिद्धांत है, ये इनके रस निष्पत्ति विषयक सिद्धांत क्रमशः कौन से हैं? उत्पत्तिवाद, भट्ट लोलट कर लो और उत्पत्तिवाद कर लो, भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद। शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद, शंकु अनु। ठीक है। भट्टनायक का भुक्तिवाद, भट्ट भुक्ति। भट्ट लोलट उत्पत्ति, शंकुक अनु और भट्टनायक भुक्ति, और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। तो ये नाम से जो प्रसिद्ध है। तो अब ये सवाल है जो कई बार पूछा गया। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है साहब, आपको यहाँ पर ये करना है, मैं बता देता हूँ। जो ये चीज़ें हैं इनको किस प्रकार से करना है, यहाँ से लेकर इनको नोट करना है। इनको आपको नोट करना है। इनको नोट किस प्रकार करोगे आप? इनको नोट आप इस प्रकार करोगे, एक तरफ तो लिख लोगे भट्ट लोलट के सामने इनका जो सिद्धांत है, क्या? रस निष्पत्ति सिद्धांत, ऊपर लिख लीजिए रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत। भट्ट लोलट का कौन सा हो जाएगा? उत्पत्तिवाद। कौन सा हो जाएगा? उत्पत्तिवाद हो जाएगा। इनके साथ फिर नीचे कौन सा है? शंकुक का लिख लीजिए सामने अनुमितिवाद। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद। फिर नीचे लिख लीजिए आप भट्टनायक का भुक्तिवाद, और फिर लिख लीजिए अभिनव गुप्त साहब का अभिव्यक्तिवाद। अभिनव अभिव्यक्तिवाद। इस नाम से जो इनके रस निष्पत्ति विषयक सिद्धांत है जो प्रसिद्ध है, और यहाँ से सेकंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड में सीधे सीधे सवाल है जो पूछे जाते हैं। ठीक है। इन चारों वादों में भरत सूत्र में प्रयुक्त, भरत सूत्र यानी भरत मुनि का जो सूत्र है, संयोग तथा निष्पत्ति को आधार बनाकर अलग अलग व्याख्याएं की गई है। हम इन वादों को संक्षेप में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है ना संक्षेप में, जो इनके वाद है ना, इन चारों वाद ये कौन कौन से चारों वाद है? उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। इनको बिल्कुल संक्षेप में देखेंगे, बिल्कुल सारांश रूप में। देखिए साहब, सबसे पहला लिखिए उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट। ये यहां पे लिख देता हूं मैं, रस निष्पत्ति विषयक सिद्धांत। ठीक है, रस निष्पत्ति विषयक सिद्धांत। उत्पत्तिवाद किसका है? भट्ट लोलट साहब का। भट्ट लोलट क्या कर देते हैं? उत्पत्ति कर देते हैं। इसे ही आरोपवाद कहा जाता है। लिखिए एरो लगाकर, इसे ही आरोपवाद कहा जाता है। तो उत्पत्तिवाद को क्या कहा जाता है? आरोपवाद कहा जाता है। ये सवाल भी आपका देखिए, यहां से साहित्य इतिहास का भी मामला है जो सेट हो जाएगा। ये लिख लिया। भट्ट लोलट ने भरत के रस सूत्र की व्याख्या अपने ढंग से की है। जो लिखना होगा मैं बता दूंगा। उनके अनुसार संयोगात का अर्थ त्रिमुखी है। एरो करके लिख लीजिए। भट्ट लोलट के अनुसार संयोगात का अर्थ त्रिमुखी है। भट्ट लोलट के अनुसार संयोगात जो भरत मुनि ने लिखा है भरत सूत्र में, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? त्रिमुखी हो जाएगा। विभावादि और स्थायी भाव में उत्पादक और उत्पाद्य संबंध तथा अनुभववादी और स्थायी भाव में अनुमापक अनुमाप्य संबंध तथा व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव में पोष्य पोषक संबंध है। त्रिमुखी क्या बताया है? अब आप गुरुजी की आपने तो बता दिया, समझ में नहीं आया। देखिए यहां पर समझने वाली बात यह है, यहां पर मिटा के बताता हूं मैं। त्रिमुखी क्यों कहा है? भट्ट लोलट ने जो भरत मुनि का सूत्र है उसमें जो संयोगात शब्द आया है, इसको त्रिमुखी क्यों कहा है? त्रिमुखी क्या है कि विभावादि और स्थायी भाव में, विभाव में और स्थायी भाव में क्या? उत्पादक और उत्पाद्य का संबंध। ठीक है, पहला हो गया। तथा अनुभववादी, अनुभाव और स्थायी भाव में
अनुमापक और अनुमाप्य संबंध दूसरा हो गया। व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव में संबंध देखें तो पोषक पोष्य संबंध है। इस प्रकार से संयोगात अर्थ का त्रिमुखी है, जो संयोगात को त्रिमुखी अर्थ में जो स्वीकार किया, स्पष्ट किया उत्पत्तिवाद में भट्ट लोलट ने। अर्थात विभाव आदि से उत्पन्न हुए, अनुभाव आदि से प्रतीति के योग्य लिए गए और व्यभिचारियों से पुष्ट किया जाने पर स्थायी भाव की रस रूप में क्या होती है, निष्पत्ति होती है साहब। ठीक है, समझते चलिए धीरे धीरे आराम से, दोबारा जब आप देखोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति लिया है। निष्पत्ति का अर्थ भट्ट लोलट ने क्या लिया है, उत्पत्ति लिया। ईमानदारी से मेरे साथ सुनोगे तो भी याद हो जाएगी चीजें। उत्पत्ति लिया है। उनका मत क्या है भट्ट लोलट का, कि जिस प्रकार रज्जु में सर्प की प्रतीति ब्रह्मजन्य होने पर भी सत्य से प्रतीत होती है, उसी प्रकार अभिनय आदि में दर्शक अभिनय करते हैं तो उसमें दर्शक नट में रामादि का आरोप कर बैठता है। नट में विभाव आदि के संयोग से रस की उत्पत्ति होने के कारण इसे उत्पत्तिवाद भी है जो कहते हैं। ठीक है मामला। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और है। अगला देखिए, वो ऊपर वाली कुछ चीज़ें अपने काम की नहीं है। अनुमितिवाद। अब हम देखेंगे अनुमितिवाद। दूसरा जो अपने शंकुक महोदय, ये अनुमितिवाद जो संयोगात जो अर्थ हैं, शब्द हैं, निष्पत्ति और संयोगात है, उनकी व्याख्या में क्या कहते हैं। आज जो चार ये निष्पत्ति विषयक वाद हैं, इनको बता देता हूँ, फिर कल हम रस के अंग देखेंगे कौन कौन से अंग है, क्या उनकी व्याख्या है, जो स्पष्ट करेंगे। अनुमितिवाद के कौन है, अपने प्रवर्तक शंकुक महोदय हैं, और इसे ही अनुमानवाद भी कहा जाता है। अनुमितिवाद शंकुक लिख के एरो लगा के नोट्स में लिखिए, इसे ही अनुमानवाद भी कहा जाता है। तो अनुमानवाद कौन सा है, अनुमितिवाद ही है। शंकुक रस को अनुमान का विषय मानते हैं। शंकुक क्या रस को किसका विषय मानते हैं, अनुमान का विषय मानता है। अनुमितिवाद अनुमान, याद रह जाएगा। रंगमंच के ऊपर अभिनय की कला में चतुर तथा काव्य नाटक में व्युत्पत्ति रखने वाला अभिनेता नाटक के मूल पात्रों का अभिनय इतनी स्वाभाविकता तथा रोचकता से करता है कि दर्शक आनंद में विभोर है जो हो जाते हैं, और वे उस नट को क्या राम से अभिन्न समझने लग जाते हैं। और यह अभिन्नता चित्र तुरंग न्याय की तरह है जो होती है। अर्थात जिस तरह बच्चा चित्र में दिखाई देने वाले घोड़े को सच्चा घोड़ा समझने लगता है ना, उसी प्रकार किसी पात्र का अभिनय करने वाले नट को ही दर्शक मूल पात्र जो समझता है। दर्शक ये अनुमान के आधार पर जो करता है सारा का सारा। कोई भी नाटक दिखा रहा है, कोई राम जी बना हुआ है, कोई नाटक में दिखा रहा है, तो दर्शक जो क्या होता है उसको वही समझ लेता है अनुमान के हिसाब से। ये शंकुक महोदय है जो कहते हैं। अगला जो है वाद, वह है भुक्तिवाद या भोगवाद। कौन, भट्टनायक महोदय। भुक्तिवाद या भोगवाद भट्टनायक। भट्टनायक ने लोलट और शंकुक के मतों का क्या विरोध करते हुए भुक्तिवाद का प्रवर्तन किया। भट्टनायक साहब ने क्या कहा, ये लोलट साहब और शंकुक महोदय, भट्टनायक ने क्या, लोलट साहब और शंकुक महोदय का जो मत था ना कि आप वाला मामला ठीक नहीं है साहब, आप वाला मामला सरासर गलत है, ये हमारे जैसा नहीं, हम बताते हैं साहब कैसे होता है। तो इन्होंने संयोगात शब्द का अर्थ क्या, भोज्य और भोजक संबंध है जो लिया है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, एरो करके लिख लीजिए। भट्टनायक ने संयोगात शब्द का अर्थ भोज्य भोजक लिया है। तो सवाल क्या बनेगा, सवाल ये बनेगा भट्टनायक ने संयोगात शब्द का अर्थ लिया है, तो आपको भोज्य भोजक ध्यान रखना है। 3 दूस और दे दे तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, पोष्य पोषक दे दिया, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। तो भोज्य भोजक कौन, भट्टनायक। उनके मत में रस तो है भोज्य और विभाव आदि क्या है, भोजक। भट्टनायक के मत के अनुसार रस तो क्या है, भोज्य है साहब, और विभाव आदि क्या है, भोजक है। बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छी बात है। निष्पत्ति का अर्थ वे भुक्ति लेते हैं। निष्पत्ति का अर्थ क्या लेते हैं भट्टनायक, भुक्ति। इन्होंने दर्शक के महत्व को भली भांति अपनाया है। इनकी दृष्टि से काव्य में व्यापार ही क्या मुख्य होता है, और इस व्यापार के 3 रूप है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। व्यापार के 3 रूप बताए हैं भट्टनायक साहब ने, भावकत्व, भोजकत्व और अभिधा। अभिधा के द्वारा शब्द अर्थ माफ कीजिए,
अभिधा के द्वारा शब्द अर्थ की प्रतीति करता है, शब्द जो होता है अर्थ की प्रतीति करता है। भावत्व का अर्थ है साधारणीकरण, जो हम आगे देखेंगे, फर्स्ट ग्रेड में लगता है। और इस व्यापार के बल पर नाट्य में क्या अभिनीत जो पात्र है अपने ऐतिहासिक तथा व्यक्तिगत निर्देश को छोड़कर सामान्य व्यक्ति के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नामक जो दुष्यंत हस्तिनापुर का क्या चंद्रवंशी राजा न होकर एक सामान्य रूप से एक शौर्य मंडित नेता के रूप में ही है जो स्वीकार किया गया। ये पढ़ लीजिए आप, बाकी हमें चीज़ें वो ऊपर जो मैंने बताई वो ध्यान रखनी है। भोजकत्व जो व्यापार होता है इसके द्वारा दर्शक रस का भोग करता है। तो भोजकत्व व्यापार के द्वारा दर्शक रस का भोग करता है। तो जो किस पूछ लिया जाए सवाल, किस व्यापार के द्वारा दर्शक रस का भोग करता है भट्टनायक के अनुसार, तो भोजकत्व व्यापार के द्वारा। तथा इस अवसर पर उसके हृदय में रजस तथा तामस भावों को सर्वथा दबाकर सात्विक जो भाव है, सत का जो भाव है वो एकांतिक उदय होता है। और सात्विक भाव के उदय होने पर ही रस भुक्ति की दशा है जो उत्पन्न हो जाती है। तो ये है भुक्तिवाद भोगवाद भट्टनायक साहब का। इसके बाद में हम देखते हैं अभिव्यंजनावाद अभिनव गुप्त साहब का। अभिव्यंजनावाद अभिनव गुप्त साहब का। तो अभिनव गुप्त जो है वो रस के विषय में अभिव्यंजनावादी है। रस के विषय में अभिनव गुप्त क्या है, अभिव्यंजनावादी है। और इनके मत से भरतसूत्र विभावानुभाव में संयोग का अर्थ क्या है, व्यंग्य व्यंजक भाव, तथा रस निष्पत्ति का अर्थ है रस की अभिव्यक्ति या रस की व्यंजना। लिख लीजिए एरो लगा के। अभिनव गुप्त के मत से भरतसूत्र विभावानुभाव में संयोग शब्द का तो क्या अर्थ है, व्यंग्य व्यंजक भाव। संयोग का तो अर्थ क्या बताया इन्होंने, व्यंग्य व्यंजक भाव बताया है। और रस निष्पत्ति का अर्थ बताया रस की अभिव्यक्ति या रस की व्यंजना। रस की अभिव्यक्ति या रस की व्यंजना किसका, रस निष्पत्ति का अर्थ बताए। देखिए आप मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका ये बहुत कम पन्नों में सलट जाएगा। और समझाने की दृष्टि से बहुत शानदार तरीके से बताया गया, शानदार तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़ों को, तो ताकि खोपड़ी में चीज़ें स्थायित्व ले लेगी। डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट रटोगे आप तो मामला बैठागा नहीं, पीछे बेस बना के चलते रहोगे तो चीज़ें जो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आप ग्रेड हो फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। इनके अनुसार, इनके यानी अभिनव गुप्त के अनुसार श्रोता या वक्ता में स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार प्रेम शोक क्रोध आदि वासना रूप में विद्यमान है जो रहता है। यह वासना पूर्व जन्म के संस्कारों से उत्पन्न होती है या इसी जन्म के काव्य आदि के सेवन से प्रादुर्भूत होती है, परंतु संस्कार रूप से यह रहती है अवश्य प्रत्येक दृष्टा या श्रोता के हृदय में। विभाव और अनुभाव जो है संचारी भाव के द्वारा इस स्थायी भाव की अभिव्यंजना होती है। ठीक है। ये भाव जो हैं सामान्य रूप से ही गृहीत होते हैं। ललित वस्तुओं के गुण ग्रहण के अवसर पर प्रत्येक पदार्थ साधारण रूप से ही तथा संबंध रहित होकर ही स्वीकृत किया जाता है। किसी वाटिका में जैसे लगे हुए गुलाब के फूल को देखिए आप, और उसकी शोभा देखते हुए जब आपका चित्त प्रसन्न होता है तब आपकी उसके प्रति क्या कौन सी भावना होती है। ये अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, ये आगे क्या है मैं आपको एक एक चीज़ स्पष्ट करूंगा। तब रस बहुत अच्छे हैं और बहुत समझ में आने वाली चीज़, आनंद आने वाली चीज़ है। तो आप गुलाब को देखते हैं तो आपके मन में उसके प्रति कैसी भावना होती है। यदि उसे आप अपना समझते तो उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ते, यदि आप अपना समझते तो उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ते। शत्रु का समझते तो उसे द्वेष उत्पन्न होता। यदि किसी तटस्थ व्यक्ति का समझते तो उसमें विरक्ति उत्पन्न होती। फलतः ये गुलाब का सुंदर फूल न तो आपका है न तो आपके शत्रु का और न ही किसी उदासीन व्यक्ति का है। इस विषय में संबंध के ग्रहण तथा परित्याग की कोई बात ये जो नहीं उठती। गुलाब केवल एक सुंदर फूल है, वह सुंदर वस्तु का प्रतिनिधि है। जैसे ही अब मैं आपको मॉडर्न जमाने में उदाहरण देके बताऊं आपको, तो आप कैटरीना कैफ को देखो तो किस के मन में क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं। कोई लड़की उसे देखती तो उसके मन में भाव उत्पन्न होता है, यार कितनी सुंदर लग रही है, साड़ी कितनी सुंदर पहनी है, मेकअप कितना सुंदर किया है, बालों कैसे स्टाइल से किया है, आंखों में कौन सा शेडो क्या कुछ लगाया है। कोई लड़का देखता है तो वो और कुछ सोचता है कि यार देखो इसकी चाल देखो, इसकी अदाएं देखो, और कुछ देखो। तो जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, वही मामला आनंद वाला रस वाला आगे है जो हम देखेंगे, वही चीज़ें रस में सम्मिलित होगी। ललित कला के विषय में साधारणीकरण का यही भाव सर्वत्र जो जागरूक रहता है। अभिनव गुप्त ने इस सामान्य नियम का प्रयोग
रस की मीमांसा के अवसर पर किया है। रस के उद्बोधक जितने भाव हैं वे सामान्य रूप में गृहीत होते हैं और तभी रस की अभिव्यक्ति संभव है। रस की अभिव्यक्ति के समय भी अनुभवकर्ता अपने आप को भी सामान्य रूप से ग्रहण करता है। अनुभव के समय वह समझता है कि जितने सहृदय हैं उनके हृदय में उस रस की जो अनुभूति समान रूप से होती है। अब देखिए रस का धीरे धीरे मामला है जो स्पष्ट हो रहा है। रस आनंद रूप है। रस क्या है? आनंद कह सकते हैं रस को। क्या कह सकते हैं? रस यानी रस का सीधा सा अर्थ ले सकते हैं आनंद। इसमें तनिक भी है जो संदेह नहीं है। जो वस्तु संसार में भय या शोक भी उत्पन्न करती है या क्रोध का कारण बनती है, वही वस्तु काव्य में क्या वर्णित होते ही अलौकिक रूप है जो धारण कर लेती है। रस निष्पत्ति संबंधी इस विवेचन के आधार पर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में हम कह सकते हैं। तो लिखिए रस निष्पत्ति के संबंध में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कथन, ठीक है, कि ये चारों मत क्रमशः काव्य की प्रेषणीयता और काव्य रस के आस्वादन की समस्या को समझाने का प्रयत्न करते हैं और उनमें से प्रत्येक मत समस्या के एक एक पहलू को है जो लेकर आगे बढ़ता है। रस के अंदर जो जो चीज़ें उनको लेकर आगे बढ़ता है। और कवि कल्पित नायक से लेकर अभिनेता के नाट्य प्रदर्शन हो, चाहे सहृदय के भाव हो, काव्य की ध्वन्यात्मकता के पक्षों की व्याख्या करने वाले ये मत हमारी दृष्टि में काव्य की एक अत्यंत आवश्यक समस्या के उद्घाटन की एक क्रमबद्ध योजना के रूप में उपस्थित किए गए। ये बात दूसरी है कि खंडन मंडन के वागजाल में पड़ जाने से उनका मूलवर्ती आशय या प्रयोजन भुला दिया गया हो। परंपरा सुरक्षित है किंतु उसका स्वरूप विकृत हो गया है। तो ये मत रस निष्पत्ति से संबंधित थे, इसलिए इनको मैंने पढ़ना और पढ़ाना आपको जरूरी समझा, इसलिए मैंने आपको बताया। और कल की कक्षा में हम बात करेंगे क्या? रस के अंगों की। कल किसकी बात करेंगे? रस के कौन कौन से अंग होते हैं वो जहाँ से सीधे सीधे परीक्षा में सवाल आते हैं, उनकी हम कल बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल स्तरीय कंटेंट है कि नहीं, ये सारा का सारा कमेंट करके आप ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। साथियों यकीन दिलाता हूँ इस कंटेंट के साथ आप जाओगे तो आपका परीक्षा के अंदर रस का कोई भी सवाल है जो गलत नहीं होगा और एक भी सवाल यहाँ से बाहर है जो नहीं जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदिगण सिंधी नाम से हैं। 3800 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी एक, अगर आप डिमोटिव रहते हैं, आज भी मैंने एक वीडियो डाला इस पर, आदि की आवाज़ मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। मोटिवेशनल वीडियो इस पर डालता हूँ मैं, किस प्रकार से क्या पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई के अंदर क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनका निस्तारण समाधान क्या हो सकता है। तो आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सुनिए और ऊर्जा युक्त बने रहिए हमेशा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।